हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आईआईटी जैम की आपकी बढ़िया से तैयारी चल रही होगी। इस तैयारी के सफ़र में ही एक सपोर्टिंग हैंड रखते हुए हम ये लेक्चर सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, जो आईआईटी जैम में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, वो सब हम यहाँ कवर करेंगे यूट्यूब पर आप सबके लिए बिल्कुल फ्री। तो गाइज, आपने पिछले लेक्चर में जो वेक्टर फील्ड है उसके बारे में आपने स्टडी किया, स्केलर और वेक्टर फील्ड ओवरऑल वेक्टर कैलकुलस में। उसके अंदर हमने स्टडी किया कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। ये तीन क्वांटिटीज हमने स्टडी की हैं। आज हम उस लेवल से आगे बढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के बाद जो आपके पास अगली क्वांटिटीज है, ये हमारे कल के टॉपिक एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हम स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस देखे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भी जो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है या गॉस थ्योरम है, वो आपको क्या बताती है। अब गॉस थ्योरम जो है वो क्या है आपके लिए। सबसे पहले डाइवर्जेंस क्या है। डाइवर्जेंस हमने डिस्कस किया कि कोई चीज डाइवर्ज हो रही है किसी जगह से, किसी से बाहर निकल रही है, तो उसकी काउंटिंग करना ही डाइवर्जेंस है। जैसे कि अब मैं मान लीजिए एग्जांपल लूं एक, कि ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ एक सरफेस है एंड हम अगर इलेक्ट्रिक लाइंस की बात करें तो भी ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर सकता हूं कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें से क्या है, कुछ लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, वो बाहर निकल रही हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही हैं तो मैं इसको क्या कहता हूं, ओके, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो रो एनक्लोज्ड क्या है, चार्ज डेंसिटी जो इस सरफेस के अंदर क्लोज्ड है, ठीक है, जो इसके अंदर एनक्लोज्ड है, वो आपके पास जो चार्ज है वो दैट इज दिस वन। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये डाइवर्जेंस आपका पॉजिटिव होगा। नाउ दूसरी केस देखते हैं। अगर यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है और ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ होगा। तो यहाँ अगर आप निकालोगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ई ये क्या होगा, क्योंकि ये रो एनक्लोज्ड, चार्ज डेंसिटी जो इस सरफेस के बीच में है वो आपके पास नेगेटिव होगी। तो इससे हमें बात पता चली कि डाइवर्जेंस क्या है। बेसिकली डाइवर्जेंस ये अकाउंट रख रहा है कि कितनी लाइंस आपकी बाहर जा रही हैं, और अगर लाइंस अंदर आ रही हैं तो डाइवर्जेंस आपका नेगेटिव हो जाता है। अब जितनी लाइंस बाहर जा रही हैं अगर उतनी ही अंदर आ रही हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्लोज सरफेस है, जितनी लाइंस बाहर जाएंगी उतनी ही लाइंस आपकी अंदर आ जाएंगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके पास जो डाइवर्जेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये डाइवर्जेंस के बारे में आप समझ सकते हैं कि ये किसी चीज का डाइवर्ज करना, उसके फैलाव के बारे में वो आपको बता रहा है। नाउ तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हम बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन लेते हैं जो कि है आपके पास डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दिस इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरीके की क्वांटिटी होती है वॉल्यूम। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज दिस,
फ्लक्स, तो सरफेस इंटीग्रल, और ये क्या है, एक क्लोज सरफेस पे डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जब कोई सरफेस क्लोज होता है तो वो क्लोज सरफेस क्या बनाता है, एक वॉल्यूम बनाता है। तो इसलिए ये मान के चलो डाइवर्जेंस की आप डेफिनेशन लो या आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करो, दोनों केसेस में जो सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज इन दोनों में से कोई साइंस नहीं लगेगी। ठीक है, तो सरफेस क्लोज होना चाहिए, और कोई सरफेस अगर क्लोज होगा तभी वो एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा। तो दिस इज वॉल्यूम। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये आपके पास ये है। अब क्या है, ये चीज जो अब मैं नेक्स्ट करने वाला हूं वो आपको याद रखने के लिए ठीक है, मतलब याद रखने के लिए अच्छी है, पर वैसे उसका वो इस तरीके का मैथमेटिक्स आप कर नहीं सकते, वो फिजिक्स वैसे नहीं होता पॉसिबल। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको यहां पर जाके मल्टीप्लाई कर दो। अगेन मैंने क्या कहा कि ऐसा मैथमेटिक्स होता नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। ठीक, तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से ये इस तरीके से वर्क कर पा रहा है, अदरवाइज ऐसे आप जनरली मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि अगर मैं इसको यहां ले आऊं, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए का अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रल ले लूं, तो दिस इज इक्वल टू ए डॉट टी एस सरफेस इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस। मतलब मैंने क्या किया है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से। ठीक है, सोचने के लिए इजी है, समझने के लिए इजी है, मैथमेटिकली ऐसे नहीं हो सकता कि इधर इंटीग्रेशन ले जाके उधर मल्टीप्लाई करो और ये चीज इसके बीच में ले जाओ। फाइन। तो क्योंकि ये एक बहुत छोटे पोर्शन पर हो रहा है, तो फॉर दैट स्पेसिफिक कंडीशन ये हमें मिलता है कि यस दिस इज समहाउ पॉसिबल। तो ये जो आपके पास थ्योरम है इसको हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। व्हाट इज दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? अगर आपको सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है किसी वेक्टर फील्ड का ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, कोई सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, उसके ऊपर आपने ये सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, उस सरफेस इंटीग्रल को, लेकिन देखो क्लोज्ड इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोज नहीं है ये डेफिनेशन वर्क नहीं करेगी। तो दिस इज इक्वल टू कि अगर मैं काम करूं डाइवर्जेंस निकाल लूं उस फील्ड का, उस फील्ड का मैं डाइवर्जेंस निकाल लूं और फिर उसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर लूं, इसके बराबर ये होगा। तो दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गाइस अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये क्वांटिटी क्या है, ये है चेंज इन फ्लक्स। एक पूरा सरफेस है एस सरफेस, इस पे से चेंज इन फ्लक्स क्या है, तो ये क्या कह रहा है, ये है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि मतलब छोटा सा जो वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज इन फ्लक्स होगा। अगर ऐसा ऐसा काम मैं पूरे वॉल्यूम पे देख लूं, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक छोटे से वॉल्यूम के ऊपर आपका फ्लक्स में चेंज कितना होगा। फ्लक्स में चेंज का मतलब क्या है, इस चीज को हम फ्लक्स कहते हैं कि कितनी लाइंस किसी एरिया में से पास हो रही हैं। तो फ्लक्स में चेंज का मतलब ये है कि कितना इनकमिंग हुआ, कितना आउटगोइंग हुआ। जो आउटगोइंग वाली क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होती है और जो इनकमिंग वाली क्वांटिटी है वो नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से आप इसको लेकर ऐसे चल सकते हो। मतलब ये हमने माना हुआ है कि जो चीज़ आउटगोइंग है उसको हम डाइवर्जेंस पॉजिटिव करते हैं, कोई इनकमिंग है तो नेगेटिव करते हैं, दोनों बराबर हो तो जीरो हो जाएगा। तो इसके अराउंड सब चीज़ चलती है। तो वैसे ही अब इसमें से कुछ लाइंस जा रही होंगी, अब कुछ लाइंस बाहर से आई इसी तरीके से, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, कुछ लाइंस यहाँ एंटर करेंगी और यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो किसी पार्ट से ये एंटर की, किसी पार्ट से बाहर निकली, तो मैं कह रहा हूं कि टोटल कितना चेंज हुआ,
टोटल सरफेस पे कितना चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू कि छोटे छोटे पार्ट पे जितने जितने चेंज हुए वो सारे चेंज कैलकुलेट कर लो। ये छोटे छोटे पार्ट पे जितना फ्लक्स का चेंज हुआ है उसको पूरे वॉल्यूम पे कैलकुलेट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल पूरे पे कितना चेंज हुआ। ये है आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। फाइन। तो ये इसका एक थोड़ा सा एनालिटिकल सा हमने प्रूफ या इसका फिजिकल मीनिंग हमने कर लिया कि भी इसका मतलब क्या होता है। नाउ हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो पहले हम इन थ्योरम्स के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी देर, और फिर थ्योरम पर बात करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये हम देखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बाद अब स्टोक्स थ्योरम क्या होती है। स्टोक्स थ्योरम की गाइज अगर बात की जाए तो स्टोक्स थ्योरम क्या है, अब ये कर्ल को इन्वॉल्व करती है। कर्ल का मतलब क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई फील्ड ऐसा है जिसमें मान लो एक नदी में पानी बह रहा है, उसके अंदर ये व्हील आप चाहते हो, देखना चाहते हो कि ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, यहाँ पर फोर्स कम लगेगी। नेट आपको क्या मिलेगा कि ये एक तो देखो आगे की तरफ धक्का लग रहा है तो कुछ तो ये आगे जाएगा, अगर इसको फिक्स कर रखा है तो फिर आगे नहीं जाएगा, तो या तो कुछ आगे जाएगा। लेकिन उसके साथ मेन चीज़ क्या है, एक रोटेशन का इफेक्ट भी आएगा, तो ये रोटेट करेगा। तो अगर रोटेशन हो रहा है, किसी कोई फील्ड की स्ट्रक्चर ऐसी है कि उसकी वजह से रोटेशन कोज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई इसका कर्ल जो है वो पॉसिबल है। और अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है, मान लीजिए इसको मैं लिखता हूं कि ये ए वेक्टर फील्ड है, और इसको लिखता हूं कि जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, सारे वेक्टर बराबर हैं, तो यहां जितना फोर्स लगेगा उतना ही यहां फोर्स लगेगा। तो क्या है, आप कहोगे नो रोटेशन। अगर इसके अंदर कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या कहोगे आप कि कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये आप बात कहते हो। और इसमें क्या है, जब रोटेशन होगा तो कर्ल ऑफ ए विल नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास हो। तो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं कि भी अब रोटेट नहीं करेगा। रोटेट नहीं करेगा तो इसका नाम हम कर देते हैं इररोटेशनल। ठीक है, इररोटेशनल कि भाई रोटेट नहीं करेगा। रोटेशनल रोटेट करेगा, इररोटेशनल रोटेट नहीं करेगा। तो जब भी कर्ल किसी क्वांटिटी का 0 उसको हम बोलते हैं इररोटेशनल। उसके अलावा जैसे जो कर्ल का मतलब क्या होता है, कर्ल का आपका मतलब होता है लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। तो अगर कर्ल 0 होगा तो लाइन इंटीग्रल भी 0 होगा। तो पहले मैं चलो इसको यहां लिखता हूं। तो कर्ल का आपके पास मीनिंग है लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। तो लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, कोई लाइन एरिया कब क्रिएट करेगी, कोई भी लाइन एरिया तब क्रिएट करेगी जब लाइन आपकी क्लोज्ड होगी। सो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू ए डॉट डी एल। लाइन इंटीग्रल तो आप ले रहे हो, पर जब लाइन क्लोज्ड होगी तभी एरिया बनेगा। नाउ आप क्या कर सकते हो, इस एरिया को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए। अब इसको थोड़ा सावधानी से करना होता है, डॉट, अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है डी एस। अब ये याद, तभी मैं बारी बारी कहता हूं कि ये सच में मैथ नहीं है इस तरीके का। देर आर सम स्पेसिफिक रीजंस, या भाई कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिसमें ये इस तरीके का हो जाता है, तो हम काम चला रहे हैं इससे। सो अब अगर मैं इसको कहूं कि दिस इज लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, और फिर मैं अगर इसको ऐसे लिख देता हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, आपने किसी भी फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो वो किसके बराबर होगा? वो जो उसका कर्ल है, कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है? तो एग्जाम्पल जैसे, अगर कोई इसी तरीके से कोई फील्ड है और मैं इसका लाइन इंटीग्रल देखना चाहता हूँ। लाइन इंटीग्रल मतलब भाई यहाँ पर आपका ए जो है, और ये जो आपका डी एल है, ए डॉट डी एल, यहाँ क्या आंसर दे रहा है? यहाँ जो आपका डी एल है इस तरफ, और यहाँ पर जो आपका ए है, ये क्या आंसर दे रहा है? ऐसे ऐसे मैं पूरे रास्ते के ऊपर ए डॉट डी एल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, पूरे रास्ते पे, मतलब इंटीग्रेशन, और क्लोज रास्ता है, इसका मतलब क्लोज पाथ आपने बना दिया। नाउ ये जो ए डॉट डी एल और ए डॉट डी एल ऐसे पूरे पे अगर मैं ले लूंगा, तो ओवरऑल मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं इसकी लाइन के अलोंग कितना घुमाने का इफेक्ट इसमें मौजूद है। तो अगर इस तरफ फोर्स ज्यादा बनेगी ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा, इस तरफ ज्यादा बनेगी तो ऐसे घूमेगा। तो घुमाने का इसके अंदर कितना मतलब ताकत अवेलेबल है। सो अब अगर मैं इसको बात करूं कि अच्छा इसमें घुमाने की जो ताकत है वो कितनी अवेलेबल है, वो ये है ए डॉट डी एल। तो ये क्या कह रहा है? ये क्वांटिटी कहती है लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, मतलब एक छोटे से एरिया पे कितनी घुमाने की ताकत अवेलेबल है, ये मैं देखना चाहता हूं। ठीक है? तो अगर मैं पूरे एरिया पे मैं देख लूं कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी कितनी ताकतें हैं, क्योंकि देखो ये जो फील्ड जा रहा है, ये यहां पर भी तो ऐसे वर्क कर रहा होगा ना, कि इसको छोटे से पोर्शन को भी घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। वो तो चलो मेन बड़ी बॉडी है इसलिए, और रिजिड बॉडी है तो इसलिए वो सारी अलग अलग नहीं घूम रही होगी, तो वो बात ठीक है। लेकिन ऐसी ऐसी जो सारी छोटी छोटी रोटेशंस है, अगर मैं इस पूरे एरिया पे ये सारी रोटेशंस को ऐड कर दूं, तो वो मुझे क्या देगी? कि जैसे ये पूरे की जो बड़ी रोटेशन है इसके बराबर मुझे आंसर मिलेगा। क्या समझे? तो ये क्या है? ये है लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, मतलब एक छोटे से पार्ट का रोटेशन ये आपको बता रहा है। इसको पूरे एरिया पे मैंने काउंट कर लिया कि छोटे छोटे कितने रोटेशन है, सारे एरिया पे काउंट कर लो, तो ये किसके बराबर है? ये जो पूरी लाइन है, जो पूरा बड़ा है, उसके ऊपर क्या रोटेशन आएगा उसके बारे में ये आपको बताएगा। तो ये एक हिसाब से इस थ्योरम का मीनिंग है कुछ हद तक। तो आपको ये मतलब क्या कहते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग इसके थ्रू आपको समझ आ सकता है। नाउ अब एक चीज मैं ऐड करता हूं इसके अंदर। हम्म तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इसके साथ आपके पास क्या है कि जैसे मान लीजिए कर्ल ऑफ ए इज 0, अगर आपके पास कर्ल जो है वो 0 आया है, कर्ल 0 आने से क्या होगा भाई? कर्ल ये 0 क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा? ये भी लाइन इंटीग्रल जो है क्लोज्ड पाथ पे ये भी 0 होगा। मतलब अगर ये 0 है, देन ए डॉट डी एल ओवर क्लोज्ड पाथ ये भी आपके पास 0 होगा। ठीक? तो
अब इस चीज को क्या कहते हैं? जब भी कोई फील्ड ऐसा होता है जिसका क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन जो है या लाइन इंटीग्रल जो है वो जीरो होता है, उस फील्ड को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो उस चीज को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो जब भी आपके पास लाइन इंटीग्रल इक्वल टू जीरो है तो वो फील्ड आपके पास क्या बना है? कंजर्वेटिव फील्ड। तो भाई होता क्या है, देखो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड आपका ये होता है कि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। तो अगर मैं सीधा जाऊं, ऐसे पाथ से जाऊं, ऐसे पाथ से जाऊं, या ऐसे ऐसे किसी भी पाथ से जाऊं, तो जो मेरा वर्क डन है वो मेरा इन दोनों पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा कि भाई पॉइंट कितनी दूर है, कहाँ है, मतलब उस पर डिपेंड करेगा। मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूं इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इन चीजों को, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो एक सोचने की बात होती है कंजर्वेटिव फील्ड कि भैया यहां से मैं किसी भी रास्ते से यहां पे आ गया, तो मेरे को मान लो मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ा, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से वापस किसी भी रास्ते से वापस इस पे आ जाऊं तो वो क्या होगा मेरे पास? वो मेरे पास अगर मैं इस पे वापस आ जाऊं तो मेरे पास उतना ही नेगेटिव वर्क डन भी हो जाना चाहिए। तो जितना पॉजिटिव वर्क डन पहले हुआ उतना नेगेटिव बाद में हुआ, तो नेट मेरे पास जीरो आ जाना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो लाइन इंटीग्रल है ना आपका, ये लाइन इंटीग्रल आपका जीरो, ये आपका बनता है क्लोज्ड पाथ पे। तो जितना भी यहां से यहां जो भी पॉजिटिव होगा यहां से यहां उतना नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लोज्ड पाथ पे आपका लाइन इंटीग्रल आपको क्या देगा? आपको जीरो क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा। तो इस चीज को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो क्योंकि इसको कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, ये जीरो है तो ये भी है, तो कोई भी चीज कहीं उसको इरोटेशनल बोला जा सकता है, कहीं उसे कंजर्वेटिव फील्ड बोला जा सकता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखो कि जो आप स्टडी करते हो, आप ये स्टडी करते हो कि कर्ल ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपके पास कर्ल है डेल क्रॉस ई, ये आपके पास जीरो होता है कहाँ? ये जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब भी आप बात करते हैं, जब आप पढ़ते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, वैसे ही क्या होता है? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम। वो हम देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उससे क्या है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट प्रोड्यूस होगा या एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जब कोई चार्ज स्टेशनरी है, कोई चार्ज चल ही नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का आएगा? और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो वो चेंज कैसे होगा? तो वो उस वजह से होता है कि आपका कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिप्रेजेंट करता है। जैम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जब वो आपसे पूछते हैं कि जी कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो आपके पास एक है, तो बताओ क्या कंडीशन है उसके कंजर्वेटिव होने की। तो कोई भी फील्ड आपको दे दिया और पूछ लिया कि बताओ ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसमें कोई भी उसमें क्वांटिटी दे दी, ये ए की वैल्यू क्या होगी अगर ये फील्ड कंजर्वेटिव है। तो आपको सिर्फ करना क्या होता है, आप उस क्वांटिटी का कर्ल ले लो और उसका कर्ल इक्वल टू जीरो रख दो, तो वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर ये पूछ लिया जाए पेपर में क्वेश्चन के चार इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए जाए और पूछ लिया जाए इसमें से कौन सा फील्ड ऐसा है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ जो फील्ड गिवन है उसका कर्ल ले लो, कर्ल इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पहली बात।
अगर आपसे पूछ लिया जाए इरोटेशनल है तो भी वही करना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कंजर्वेटिव फील्ड है तो भी वही काम करना है। सो गाइस, तो इस तरीके से कर्ल ऑफ ई जो है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के मतलब सारे चार स्टेशनरी हैं, कोई भी मूव नहीं कर रहा, कोई मूव नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मान के चल सकते हो कि तो ये वाला पार्ट जीरो आ जाता है जो मैक्सवेल इक्वेशन में आपने नेगेटिव ऑफ डेल बी बाई डेल टी के तौर पे वैसे आप देखा होगा मैक्सवेल इक्वेशन। तो गाइज ये तीनों चीजें, तीनों वर्ड आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, इरोटेशनल एंड कंजर्वेटिव, ये तीनों एक तरह से आपके पास एक ही बात है, ये तीनों एक ही चीजों से आपस मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को ही डिराइव करते हैं ये। तो ये है आपके पास स्टोक्स थ्योरम, तो जिसमें जो स्टोक्स थ्योरम ये है, और उसके अलावा कर्ल और इससे रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज हैं जो क्या कहते हैं और ऐड होनी चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है, ये मेन, ठीक है, दिस इज लाइक दिस, और इसको हम यहाँ लिख देते। तो इसमें क्या है, अब एक एक सोचने की बात हो रहा है, स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, जो लाइन इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर रही है, लेकिन उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस है, क्या कि जो लाइन क्लोज्ड है उससे सरफेस बन रहा है एक, लेकिन गाइस ये सरफेस जो है वो ओपन है, क्लोज्ड नहीं है। दूसरा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि भी एक सरफेस है, वो सरफेस क्लोज है, वो सरफेस क्लोज्ड है, तो अगर वो सरफेस क्लोज है तो वो क्या करेगा, एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा, वो है वो सरफेस एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा। नाउ ये जो वॉल्यूम क्रिएट होगा आपका, ये किससे क्रिएट हो रहा है, ये क्लोज सरफेस से क्रिएट हो रहा है। तो कोई स्टूडेंट इस वहम में ना रहे कि मैं तो बड़ा होशियार हूं और लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल बनाऊंगा और सरफेस इंटीग्रल से फिर वॉल्यूम इंटीग्रल बना लूंगा, तो जो मेरा मन चाहेगा वो करूंगा, ऐसा नहीं होता है। लाइन क्लोज होती है तो उससे सरफेस बनता है, लेकिन वो ओपन सरफेस बनता है, तो ये थ्योरम अलग है। और अगर सरफेस क्लोज होता है उससे वॉल्यूम बनता है, ये थ्योरम बिल्कुल अलग है। तो आप दोनों को एक साथ या कनेक्ट इकट्ठे नहीं कर सकते, दोनों अपने अपनी जगह पर अलग अलग वर्क करती हैं। Guys, just give me a few seconds. So students, तो अब आपने पढ़ लिया भी स्टोक्स लॉ क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम, सॉरी, स्टोक्स लॉ तो ऑप्टिक्स में भी होता है और मतलब वो अलग चीज़ है। तो ये है आपके पास स्टोक्स थ्योरम। अब हम देखते हैं भैया ग्रीन्स थ्योरम क्या है। ग्रीन्स थ्योरम, अब वैसे तो मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आपको स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी आती है तो अगर आप ग्रीन्स थ्योरम ना भी पढ़ो तो भी काम चल सकता है, आपको ज़रूरत नहीं है ग्रीन्स थ्योरम को अलग से पढ़ने की। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो भी कि भी मतलब नहीं नहीं जी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम, तो मैं आपको बता देता हूं कि 2D, ठीक है, या मैं ऐसे इसको लिखता हूं,
Stokes theorem on 2D is Green's theorem. ठीक है, ऑन 2D प्लेन मैं क्या देता हूँ, इस ग्रीन्स थ्योरम। तो जो चीज आप 3 डायमेंशन में ऐसे एक्सपेंडेड देख रहे हो, तो अगर उसी चीज को आप किसी एक सरफेस पे ले लो, मान लो एक्स वाई प्लेन पे ले लो, वाई जेड प्लेन पे ले लो, जेड एक्स प्लेन पे ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, वही चीज आपकी ग्रीन्स थ्योरम बन जाएगी। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको चाहो तो आप स्टोक्स थ्योरम लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, जब आप लाइन इंटीग्रल लेते हो तो कैसे करते हो, फिर मान लीजिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब इसमें वैसे तो तीसरी टर्म भी होनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि z की टर्म है ही नहीं, और इसका आपको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ओवर अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ पे आपने इसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, और ये जो आपका पाथ है वो ऑन एक्स वाई प्लेन, तो क्या है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है ये जो क्लोज्ड पाथ है। सो ये क्या होगा, ये चीज इक्वल होगी भी, इसको तो भूल जाओ, ये तो है ही नहीं, क्योंकि आप 2D पे बात कर रहे हो, z उस पे 0 है, कहानी खत्म। तो ये जो क्वांटिटी है, अब अगर इसी को मैं यही प्लस 0 dz मान के अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, क्योंकि m i कैप प्लस n j कैप प्लस 0 k कैप, अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिख लूं, ठीक है, डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ओके लाइन इंटीग्रल, तो ये क्या बन जाता है, ये वही चीज बन जाएगी, ये कोई वेक्टर फील्ड है ए, ये डॉट और ये डी एल, ये तो ये चीज टाइप बन गई। तो ये किसके बराबर है, अब यहाँ तो भाई अभी हमें सॉल्व करने किसके बराबर है, लेकिन ये जो चीज़ है अगर मैं इसको देखूं तो ये आपके बराबर होता है कि मान लो मैं इसका कर्ल ले लूं और फिर जो भी सरफेस है डी एस, ठीक है, ये उसके बराबर आपका होगा, कर लेके सरफेस उसके साथ मतलब सरफेस इंटीग्रल के बराबर। तो अब इसका कर लेंगे अगर, तो क्या आएगा आपके पास, इसका कर लेते हैं, मतलब ये जो क्वांटिटी है इसका, तो डी एस, जैसे अगर आप सरफेस इंटीग्रल की टेक्निक सीखें, तो क्योंकि ये अभी क्या है, ये एक्स वाई प्लेन पे है, तो ये आपका डी एक्स डी वाई हो जाएगा। इसका कर्ल आप ले रहे हो तो वो करोगे आई जे के करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई एंड करली बाय करली जेड, ये ऐसा हो गया, और ये हो गया एम, ये हो गया एन, और ये हो गया 0। और इसमें जो आपके पास काम की चीज़ होती है वो सिर्फ के कैप वाली होती है, इसके साथ डॉट के कैप लगता है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन जो है, जिस प्लेन पर आप इसको ले रहे हो, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, ये आपका इससे परपेंडिकुलर जो है वो आपका के कैप होता है, के कैप आपका इससे परपेंडिकुलर है। नाउ तो के कैप की टर्म क्या होती है, ये आपके पास होती है कि एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या होता है, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और ये होगा dx dy। अब ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया लाइक दिस। अब जो भी सरफेस गिवन है उसमें x और y की आप लिमिट पुट कर सकते हो और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ये है कि प्रोसेस वही है कि मैंने लाइन इंटीग्रल से कर लेके सरफेस इंटीग्रल लिया,
ये वाला स्टेप। लेकिन हुआ क्या है फाइनली, क्योंकि अगर वो 2 डायमेंशन पे था तो जिन 2 डायमेंशन पे था x और y की, वो dx dy आपका सीधा सीधा आ गया। अगर ये dx dy आ गया, ये डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल y, ये जो आपके पास है, तो ये जो क्वांटिटी है कि दिस, अगर ऐसा आपके पास कुछ हो, ये जीरो तो हमने वैसे लिखा था, इसको मिटा दो चाहे तो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये जो है dx dy, ये आपका आपके पास ग्रीन्स थ्योरम होती है, वही थ्योरम है, बस अब ये क्या है, ये आपका 2 डायमेंशन के ऊपर है, 2D के लिए अब ये है। तो गाइज अब अगर क्योंकि ये 2D में है तो ये इस तरीके से dx dy में ऐसे वर्क करती है। तो आप इसको याद कर सकते हो कि भाई ये जो n dy के साथ है इसका x का डेरिवेटिव, और जो पहले m dx है उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और इनका माइनस, तो ये इसके इस हिसाब से इक्वल है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ग्रीन्स थ्योरम अलग से अगर याद कर लो तो अच्छा है कि भाई बहुत शॉर्ट पड़ता है, सीधा ये लिख लोगे। अदरवाइज अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप यही काम करो कि स्टोक्स थ्योरम जो प्रॉपरली है उसको अप्लाई कर दो, तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। नाउ गाइस, अब ये हमने पढ़ी है भी ग्रीन्स थ्योरम, ये 2D के अंदर आ गई। अब हम एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिसमें हमें पता चले कि इसके अंदर क्या और ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्विक सा पहले तो रीकैप कर लेते हैं। तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले गोस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी है। गोस डाइवर्जेंस थ्योरम में आपके पास क्या है, आपके पास सबसे पहले आपने डाइवर्जेंस का थोड़ा सा मीनिंग समझा। डाइवर्जेंस, डाइवर्ज करना किसी जगह से, कोई चीज़ जब उसका आउटफ्लक्स है, कोई चीज़ बाहर निकल रही है, तो उसको डाइवर्जेंस पॉजिटिव कहते हैं। अदरवाइज नेगेटिव के केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर एक कोई डायपोल है जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो ये जो गोज लॉ है आपके पास, ठीक है, गोज लॉ, ये गोज लॉ के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस जो है आपका रो एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास हो जाता है। और ये आपके पास हो गया डाइवर्जेंस नेगेटिव, और ये आपके पास हो गया डाइवर्जेंस इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास बनी सबसे पहले डाइवर्जेंस की डेफिनेशन। फिर उसकी जो डेफिनेशन थी चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मैंने अप्लाई किया, तो ये इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे हम डाइवर्जेंस का, इसको यहाँ लाके, और दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड पाथ। नाउ उसका फिर मैंने आपको मीनिंग समझाया कि ये क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस के केस में भी कितना चेंज इन फ्लक्स होगा, भी हमारे घर में राशन की खपत कितनी होती है, जितना हमारे घर का एक एक पर्सन रोटी खाता है, दाल खाता है, अगर उन सबको जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा कि टोटल घर की राशन की खपत कितनी, बस यही बात है। तो इसमें से टोटल चेंज इन फ्लक्स कितनी है, वो इसका छोटा छोटा कोई भी हिस्सा कितना चेंज कोज कर रहा है, अगर उन सब को मैं जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास डाइवर्जेंस आ जाएगा। फाइन, तो ये वाले राशन वाले एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आया होगा आई होप। नाउ हमने बात की स्टोक्स थ्योरम की। सबसे पहले हमने देखा कि स्टोक्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम में इसका मीनिंग क्या है, तो कर्ल का बेसिकली मीनिंग होता है रोटेशन से। अब अगर किसी वजह से किसी केस में रोटेशन आ सकता है तो उसका कर्ल 0 नहीं है, और अगर रोटेशन नहीं आ सकता तो उसका कर्ल 0 है। और बस वही जैसे जैसे शब्द हैं वैसे वैसे ही उनका मतलब है कि अगर नहीं घूम सकता है तो तुम इरोटेशनल हो, ठीक है। तो तुम नहीं घूम सकते, तुम्हारा नाम कल से इरोटेशनल रख दिया हमने।
ठीक है। अगर ऐसा है तो उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, और ये लाइन इंटीग्रल होता है। तो अगर ये जीरो है तो ये भी लाइन इंटीग्रल जीरो है, और अगर लाइन इंटीग्रल आपका जीरो है तो ऐसा क्या होता है, ये होता है कंजर्वेटिव फील्ड के केस में। दिस इज लाइक कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि जब क्लोज्ड पाथ पे आपका लाइन इंटीग्रल जीरो रहता है वो आपका कंजर्वेटिव फील्ड होता है। फाइन। नाउ कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। अब कर्ल जब किसी का जीरो हो जाए तो हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर्ल ऑफ ई इक्वल टू जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल है सीधी सी। नाउ अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, कंजर्वेटिव फील्ड पूछे, या आपको कहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिप्रेजेंट करता हो, या इरोटेशनल फील्ड के बारे में पूछे, इसमें से कौन सा इरोटेशनल है, तो ये तीनों केसेस में क्या करना है आपको, कर्ल इक्वल टू जीरो करना है। ठीक है, कर्ल उसका लेके कर्ल को जीरो रख दो तो पता चल जाएगा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आएगा। फाइन। तो ये आपके पास स्टोक्स थ्योरम। अगेन ग्रीन्स थ्योरम क्या है, ग्रीन्स थ्योरम इसकी टू डायमेंशनल फॉर्म है। तो अब हम थ्री डायमेंशन की जगह किसी प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, उसके ऊपर हम जा रहे हैं। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहा हूँ, मान लो अभी एक्स वाई प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस तरह से कुछ है। तो ये आपके पास सम फील्ड डॉट डी एल ऐसा इसको लिखा जा सकता है। और इसका कर्ल ले लो, कर्ल आपका ये है, इस क्वांटिटी का कर्ल लोगे। अब ये क्या है कि देखो फ्लक्स किसको कहते हैं, किसी एरिया से परपेंडिकुलर जो लाइन निकले। तो इसमें भी हो सकता है कुछ आई कैप में भी आएगा, कुछ जे कैप में भी आएगा, लेकिन हमें आई कैप और जे कैप से जाने वाली लाइन से मतलब ही नहीं है। हमारा सरफेस जो है वो एक्स वाई प्लेन पे है, और इससे परपेंडिकुलर क्या है, के कैप। इससे परपेंडिकुलर कितनी लाइंस पास हो रही हैं, वो लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसका सिर्फ के कैप कंपोनेंट चाहिए। तो ये क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है के कैप के साथ डी एक्स डी वाई। बाकी अगर आप सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करते हुए ये बात बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगी कि ये के कैप क्यों आया है यहाँ पर। ठीक है, तो वो उसका हिस्सा ही है एक हिसाब से। नाउ इसको जब हम सॉल्व करते हैं सो वी गेट अ क्वांटिटी लाइक दिस, और इसी चीज को हम कह रहे हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू दिस। तो हमने एक्स वाई प्लेन को एक्स वाई प्लेन में ले गए। तो अब आपने क्या सोच लेना है, आप इसको देखो थोड़ा सा रट्टा लगाने के लिए ये फॉर्मूला सा बना सकते हो भैया, एन यहाँ गया, एम यहाँ गया, ठीक है, और डी एक्स यहाँ रहा, डी वाई यहाँ रहा। इस तरीके से आप कुछ इसको रट्टा लगाने के लिए, याद करने के लिए कर सकते हो। फाइन। तो ये जो है इधर डेल एक्स जो है ये एन का, और ये इधर एम का, ऐसा आपके पास हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, तो ये है एक्स वाई प्लेन पे। मान लो ऐसा कुछ आ जाए कि इस तरह से एम डी वाई प्लस एन डी जेड एक क्लोज्ड पाथ पे, जो कि आपके पास वाई जेड प्लेन पर है। उस केस में आपके पास क्या होगा, देखो चीज वही है, ग्रीन्स थ्योरम आप लगाओ या आप स्टोक्स थ्योरम लगाओ। बस ये है कि ग्रीन्स थ्योरम थोड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी आंसर पे, मतलब थोड़ा जल्दी कुछ टाइम बस में बच सकता है। नाउ अगर ये वाई जेड प्लेन के ऊपर है तो आपके पास दिस विल बी इक्वल टू, भी एन को इधर ले जाओ वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में, और यहाँ क्या आएगा डी वाई डी जेड, और ये सरफेस इंटीग्रल ऐसे आप निकालोगे। तो एक एग्जांपल हमने देखा था एक्स वाई का, दूसरा एग्जांपल हमने देखा है वाई जेड का। ऐसे ही जेड एक्स का भी आप एग्जांपल बना सकते हो। ठीक, तो आई होप ये ग्रीन्स थ्योरम भी आपको समझ आई होगी।
अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या समझ आया है उसमें से। तो एक हमारे पास बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स राइट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें कहता है S is a closed surface making a volume V. S is a closed surface making a volume V. तो ऐसे क्लोज सरफेस है जो कि एक वॉल्यूम V को क्रिएट कर रहा है, एंड n cap is the n cap is the unit vector normal to its surface, and n cap is the unit vector normal to its surface। ठीक है, उसके सरफेस से नॉर्मल में है। देन फाइंड आपने फाइंड आउट क्या करना है, R डॉट n ds। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करना। फाइन। सो गाइज, देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में क्या है ये। अब ये क्या कहता है कि S इज अ क्लोज्ड सरफेस मेकिंग अ वॉल्यूम V। तो एक क्लोज्ड सरफेस है S जो कि एक V वॉल्यूम को क्रिएट कर रहा है, एंड n cap is the unit वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस। इस सरफेस से कहीं पर भी, जहां पर भी हम लें, इस सरफेस से परपेंडिकुलर आपके पास ये n कैप आ रहा है। ठीक, नाउ ये क्या कह रहा है कि देन फाइंड r डॉट n ds। तो ये क्या है, n क्या है, n सरफेस से परपेंडिकुलर है। ये एक तरह से सरफेस एरिया है, एक तरह से छोटा सरफेस एरिया। तो किसी सरफेस से परपेंडिकुलर अगर एक वेक्टर आप ड्रॉ करते हो जो किसके बराबर है, जो इसके एरिया के बराबर इसका मैग्नीट्यूड है, वो क्या होता है, वो आपका एरिया वेक्टर होता है। तो ओवरऑल क्या है कि ये एक एरिया वेक्टर है, या जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये r डॉट ds। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम फील्ड का और जो एरिया वेक्टर है, तो इसको हम अगेन वही लिख देते हैं n कैप ds अलग अलग कर, और इसका आपको सरफेस इंटीग्रल लेना है। और ये बात दी हुई है कि S इज अ क्लोज्ड सरफेस। बहुत खुशी की बात है, बड़े खुश हुए होगे आज, क्योंकि सरफेस जो है वो आपका क्लोज निकल आया है। अगर क्लोज सरफेस है तब आपके पास गोस डाइवर्जेंस थ्योरम लग सकती है, और आप क्या कर सकते हो, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हो। तो आपके पास बाय थ्योरम, ठीक है, तो बाय गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, उस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है R, इसका आप ले लोगे डाइवर्जेंस, और इस पूरे का हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइक दिस। सो लेट्स फाइंड आउट भाई ये डाइवर्जेंस क्या होगा। ये जो है ये आपके पास ये आपको पता है, करली बाय करली x आई कैप, करली बाय करली y j कैप, करली बाय करली z k कैप, डॉट x i y j। ये क्या है, ये आपके पास r वेक्टर है, तो ये आपके पास डेल है, और आप उसमें डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप के साथ। तो ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस
ये जे कैप के साथ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1, तो 3 आपके पास आ जाता। डाइवर्जेंस ऑफ r की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाती है। अगर इसको यहाँ आप पुट कर दोगे तो आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास बना देगा ओके 3 dv, जिसको आपने वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है। अब 3 बाहर आ गया dv, तो जो छोटा सा वॉल्यूम है उसका पूरे वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो वो वॉल्यूम बन जाएगा और यही आपका आंसर है कि दिस इज इक्वल टू 3v, 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम का सीधा सीधा इंटीग्रेशन था। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में होता तो कुछ वेटेड फैक्टर होता कि भाई इस फैक्टर के साथ आपने इंटीग्रेट करना है। जब कोई फैक्टर है ही नहीं तो सिंपल v वॉल्यूम आपके पास आ जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ किया और उसके थ्रू ये एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नाउ हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स लुक एट कि वो आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो, कैसा है। अब क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, एक वेक्टर फील्ड है A इज इक्वल टू YZI कैप प्लस ZXJ कैप प्लस XYK कैप, like this, and C is the circle of unit radius। ठीक है, तो ये है and C is the circle of unit radius। C आपके पास यूनिट रेडियस की सर्कल है इन द प्लेन z equal to 1 and the center of the circle lies in, ठीक है, lies on z axis। तो z एक्सिस के ऊपर सेंटर उसका लाई करता है। देन फाइंड, अब आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड a डॉट डी एल ओवर दिस क्लोज्ड कर्व C। यस गाइस, तो क्या है, आपके पास A एक वेक्टर फील्ड गिवन है, C सर्कल गिवन है जिसके ऊपर इसका लाइन इंटीग्रल लेना है। अब वो C है कहाँ, वो एक यूनिट रेडियस का सर्कल है z इक्वल टू 1 प्लेन के ऊपर, और उसका जो सेंटर है वो z एक्सिस के ऊपर आता है। तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। ये है x, ये y और ये z। यहाँ पर मान लेते हैं ये z इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये z इक्वल टू 1 के ऊपर एक प्लेन है, तो ये प्लेन है z इक्वल टू 1 के ऊपर एक प्लेन है। उसके ऊपर गाइस क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है यूनिट रेडियस का। इसकी रेडियस 1 है और इसका जो सेंटर है वो z एक्सिस के ऊपर है, सेंटर लाइज ऑन z एक्सिस। इस तरीके का आपके पास कर्व है। अब इस लाइन के ऊपर आपको लाइन इंटीग्रल लेना है एंड लेट्स लुक एट कि इसका लाइन इंटीग्रल किस तरीके से लिया जाएगा, क्या इसका लाइन इंटीग्रल सिग्निफिकेंट होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए a डॉट डी एल।
दिस वन। अब क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है, फिर आपके मन में लड्डू फूटा होगा, बड़ी खुशी हुई होगी कि जैसे ही आपको पता चला कि ये क्लोज्ड पाथ है, तो आपको पता चला कि भाई अब तो इस पे थ्योरम लगा सकता हूँ, इसके लाइन इंटीग्रल को मैं सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकता हूँ। तो दिस और ये इसके साथ सरफेस इंटीग्रल लाइक दिस। नाउ ये क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद इसके सरफेस इंटीग्रल की बारीकियां हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास भाई, डेल क्रॉस ए, ये हमारे पास है आई कैप जे कैप के कैप करली बाय करली जेड, और ये आपके पास है वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ये आपके पास क्वांटिटीज हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आई कैप दिस माइनस दिस। अगर एक्स वाई का मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ जेड एक्स, तो इसमें क्या है, इसमें भी x कॉमन आ जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, इसमें भी x कॉमन आ जाएगा, z विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा आई कैप x माइनस एक्स, तो ये 0 हो जाएगा। वैसे ही माइनस जे कैप, तो जे कैप के साथ अगर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस वाई, तो वाई माइनस वाई हो रहा है, और प्लस के कैप, के कैप के साथ अगर हम देखेंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, तो जेड माइनस जेड हो रहा। तो अगर आप इसको कलेक्टिवली देखोगे तो व्हाट इज दिस, दिस इज 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। अब भैया कर्ल आपने कैलकुलेट किया 0 0 0, अब जब सारा ही 0 आ गया तो मेरी जो संपत्ति है वो 0 0 0 है, या मेरी संपत्ति 0 0 0 0 0 0 है, तो दोनों ही बहुत करीब है। तो चलिए, अगर ये 0 आ गया, अब अगर आप इसका सरफेस इंटीग्रल निकाल लोगे तो वो भी क्या है, वो 0 है। तो आपके पास a डॉट डी एल, ये जो आ रही क्वांटिटी, ये आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी टोटल 0 है तो 0 की वजह से आप सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे। तो 0 जब कुछ है ही नहीं स्पेस में, तो कोई सरफेस आपने रख दिया, उसमें से क्रॉस क्या होगा जब कुछ है ही नहीं। तो ये बेसिकली इसका फिजिकल मीनिंग आप इसको ले सकते हो। और ये जो है, ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने स्टोक्स थ्योरम से लिखा, बाय स्टोक्स थ्योरम, ये मैंने लिखा, और ये आपका ओवरऑल सब बन गया। सो गाइस, अगर हम देखें इस लेक्चर में, हमने सबसे पहले शुरुआत की गोज थ्योरम से। गोज डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस के मीनिंग के साथ मैंने डिस्कस किया। स्टोक्स थ्योरम, उसको हमने डिस्कस किया भी, और साथ में कर्ल को अंडरस्टैंड करते हुए स्टोक्स थ्योरम, ठीक, सॉरी ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम को भी हमने डिस्कस किया उसी तरीके से कि वो 2 डायमेंशन ही रूप है, उसको अलग से याद अगर ना करो तो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कई बार तो आप ही भूल के हो सकता है उसको अप्लाई ना करो, जबकि वो हो 2 डायमेंशन पे ही, तो इट्स ओके, अब वो ठीक है, चल सकता है। फिर हमने देखा एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एग्जांपल और एक आपका स्टोक्स थ्योरम का एग्जांपल। इन दोनों एग्जांपल से माइंड में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि यस, ये थ्योरम वर्क करती हैं।
और इस तरीके से ओवरऑल काम किया जा सकता है। तो गाइज, ये जो आपकी तैयारी का सेशन है, आप इसको लाइक कीजिए। आप कुछ अगर स्पेसिफिक टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या और कवर होना चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि उसको हम जो भी आपको पढ़ाने के लिए जो हमारे प्लान्स हैं उसके अंदर हम किसी तरीके से उसको इंक्लूड करें। तो आप कमेंट्स में लिखिए, कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि क्या ओवरऑल आपको चाहिए, कि किस चीज़ को आप प्रेफर करना चाहोगे। तो वी विल ट्राई। एंड उसके अलावा आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या चीज़ें समझ आई हैं या क्या कुछ है, जो भी है वो आप बता सकते हैं। तो गाइज, आई होप आपको अच्छे से सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो ये टॉपिक गॉस डाइवर्जेंस, स्टॉक्स एंड ग्रीन्स, ये हमने आज कवर किए हैं। एंड इसी तरीके से और लेक्चर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और प्रैक्टिस सेशन आगे ऐड होते रहेंगे, तो उनके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। आपके साथ हम बने रहेंगे फॉर मोर कंटेंट, आपकी तैयारी को पुश करने के लिए। तो गाइज, इसी नोट के साथ हम फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।